ये हमारा यहाँ पे ये नेक्स्ट है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में हमारे पास में है सबसे पहले रेक्टेंगुलर फुटिंग। मतलब ये शेप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो हमारी कंबाइंड फुटिंग है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को शुरू में बताया था ना कि जो कंबाइंड फुटिंग की शेप है वो दो तरह की हो सकती है, एक रेक्टेंगुलर और एक ट्रेपेजोइडल। तो यहाँ पे वही चीज है। तो अगर रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे क्या है, जो हम रिजल्टेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, देखो बेसिकली ये रिजल्टेंट क्या है, ये डिजाइनिंग में काम आएगा। जो हम यहाँ पे डिजाइनिंग करेंगे अपने मेंस के क्वेश्चन की, वहां ये काम आएगा। इवन हो सके कि ये वाली चीज जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये पॉसिबली प्री में पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पे द साइज ऑफ फुटिंग इज डिजाइंड। जो हमारी फुटिंग होती है उसका साइज इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो उसका रिजल्टेंट लोड है वो दोनों कॉलम के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उससे पास हो सके। ठीक है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो एग्जैक्टली सेंटर से पास करता है यहाँ से। तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ट्रेपेजोइडल में क्या होगा, ट्रेपेजोइडल में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, ये है यहाँ पे a+2b अपॉन a+b इंटू h/3, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये है साइड ए से, ये ए साइड से, यहाँ से इस साइड से अगर तुम लोगे तो है। अगर इसको बी साइड से लेते हो, यानी कि अगर इधर से लेते हो, तो ये हमारे पास में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सीजी का फॉर्मूला है वो हो जाएगा 2a+b अपॉन a+b इंटू h/3। तो ये है फ्रॉम साइड बी, फ्रॉम साइड बी, ये फॉर्मूला। तो ये दो चीज हमें पता होनी चाहिए थी कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो कहां से पास होगा, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगा। अब यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा डिजाइन ऑफ फुटिंग। अब ये डिजाइन ऑफ फुटिंग शुरू होगा। डिजाइन ऑफ फुटिंग में हमारे पास में क्या है, इस चीज को ध्यान करना। देखो हम यहाँ पे फुटिंग का डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो फुटिंग के डिजाइनिंग में मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ कि डिजाइनिंग करने से पहले मतलब ये जो जितने भी स्टेप्स है ना, ये तुम लोग क्या करना, एक छोटे से पेज पे मेंशन कर लेना पहले कि डिजाइनिंग ऑफ फुटिंग किस किस चीजों के लिए होती है। सबसे पहला जैसे तुम लोग के सामने यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग, यानी कि तुम यहाँ पे क्या क्या चीजें चेक करते हो, तुम यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन, मैं यहाँ पे CS ले लेता हूँ, क्रिटिकल सेक्शन बेंडिंग के लिए चेक करते हो सबसे पहले। यानी कि जो हमारा फुटिंग है वो बेंडिंग मूवमेंट में फेल हो सकता है, इसीलिए चेक करते हो। दूसरा किस में चेक करते हो, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर, यहाँ पे शियर में चेक करते हो। ये यहाँ पे 1 वे शियर, 2 वे शियर, इसमें चेक करते हो। ठीक, यहाँ पे और नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, और हमारे पास में यहाँ पे कुछ नहीं है, इतना ही था। ठीक, बस ये दो चीजों के लिए हमें यहाँ पे चेक करना है इसको। चलो अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले बेंडिंग मूवमेंट को देख लेते हैं। जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है बेंडिंग के केस में वो कैसे पास होता है। तो हमारे पास में ये मैंने दो तरह का बनाया, एक तुम्हारे पास में इधर कॉलम है और ये राइट साइड में वॉल है। अगर तुम्हारे पास में कॉलम है तो उस केस में जो तुम्हारा क्रिटिकल सेक्शन पास होगा वो कॉलम के एकदम जो एज होगा वहां से पास हो होगा, यानी कि फेलियर वहां से होगा। ठीक है, अगर कॉलम के बजाय वॉल होगी तो वो कहां से पास होगी, जो तुम्हारी वॉल की सेंटर लाइन है, ये रही तुम्हारी सेंटर लाइन। ये तुम्हारी जो है यहाँ पे, ये जो मैंने ए बनाया है ये तुम्हारा सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन और एज के सेंटर से, यानी कि जो तुम्हारा एक्स सेक्शन है ना, ये कहां पे है, ये ऐसे समझो कि अगर ये टोटल विड्थ जो तुम्हारी है अगर ये डी है, तो ये जो यहाँ पे तुम डिस्टेंस देख पा रहे हो ये d/4 है। यानी कि जो तुम्हारा क्रिटिकल सेक्शन है वो एज से d/4 डिस्टेंस पे पास होगा, वो वॉल के केस में। ठीक, यहाँ पे वही लिखा है क्रिटिकल सेक्शन एट द फेस ऑफ द कॉलम, कहाँ पे होगा, फेस पे होगा कॉलम के। यहाँ पे कहा है एट मिडवे बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ वॉल एंड एज ऑफ वॉल। अब ये जो पॉइंट मैंने यहाँ तुम बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत रिपीट हुए हैं प्री में, ये सेम और ये सेम बहुत रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इनको याद करो। उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर, शियर में क्रिटिकल सेक्शन यानी कि शियर में कैसे फेल होगा हमारा कॉलम। अगर 1 वे शियर है तो 1 वे शियर में डी डिस्टेंस पे फेल हो जाएगा हमारे कॉलम के फेस से, और अगर 2 वे शियर है तो वो d/2 डिस्टेंस पे फेल हो जाएगा हमारे कॉलम के फेस से। यानी कि देखा जाए तो कुछ कुछ ऊपर जैसा केस है, जैसा भी ऊपर। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं डिजाइनिंग। तो ये है हमारा यहाँ पे डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड फुटिंग। डिजाइन हमें करना है यहाँ पे रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड फुटिंग जिसका थिकनेस है वो सर यूनिफॉर्म है। हाँ बताओ।
सर वन वे शेयर और टू वे शेयर क्या है सर? क्या? वन वे शेयर और टू वे शेयर बताएं सर अभी आप। तो वन वे शेयर और टू वे शेयर, जी सर। ठीक। जब तुम्हारा मूवमेंट आएगा और वो एक साइड मूवमेंट आएगा और उसकी वजह से फेलियर होगा किसी एक साइड से, वो तुम्हारा वन वे शेयर होगा, ठीक है। और अगर दो साइड से होगा तो वो टू वे शेयर होगा, ठीक। क्लियर है चीज? जी सर। चलो देखो आगे। तो मैं इसके बारे में बता रहा था, डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड फुटिंग। अब इसमें हमारे पास में सबसे पहला स्टेप क्या रहने वाला है? सबसे पहला स्टेप हमारे पास में यहाँ होगा लोड फ्रॉम द कॉलम, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक। सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे लोड फ्रॉम द कॉलम। तो इसमें देखो सल्फेट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कितना, 10%, ठीक है। सल्फेट हमें यहाँ पे कंसिडर करना है 10%। जो जस्ट हमने अभी ऊपर स्टेप किया है ना, वही स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमारा सेफ बियरिंग कैपेसिटी है एसबीसी इक्वल टू क्यू नॉट। यहाँ पे हमने एरिया निकाल लिया, फिर हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, डब्ल्यू यू निकाल लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, डब्ल्यू यू निकाल लिया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप, वो होगा चेक फॉर बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था, फेल हमारा कहाँ कहाँ पे होगा, एक तो बेंडिंग मूवमेंट में हम यहाँ पे कर रहे थे, ये मैंने तुम लोगों को बताया था। एक तो मैं मूवमेंट में बता रहा था, ये देखो यहाँ पे, एक तो बेंडिंग मूवमेंट में और दूसरा क्रिटिकल सेक्शन यानी कि शियर में, एक शियर में। तो हम ये दोनों में ही चेक करेंगे। तो यानी कि हमारी जो डिजाइनिंग है ना, वो इन दोनों के लिए ही होगी। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे चेक फॉर बेंडिंग। बेंडिंग मूवमेंट के लिए देखो, इसमें लिखा है कि जो हमारी फुटिंग है वो हमेशा बैंड होगी, कैसे, टू वे बेंडिंग में। कैसे बैंड होगी, टू वे बेंडिंग में बैंड होगी, यानी कि वो दोनों साइड में बैंड हो सकती है। दोनों साइड में बैंड होने का मतलब क्या है, दोनों डायमेंशंस में बैंड हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा डिजाइन होगा वो वन वे बेंडिंग के लिए होगा। तो यहाँ पे ये जो चीज तुम देख रहे हो, अब इसको समझ, पहले इसको समझना जरूरी है, ये जो तुम्हारे सामने है। देन उसके बाद में हम फॉर्मूले अपने अप्लाई करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझो, इसमें क्या चीज है। यहाँ पे ये इसकी लेंथ है, ये फुटिंग है तुम्हारा, ठीक है। इसकी लेंथ है एल, यहाँ पे तुम्हारी विड्थ है बी, और यहाँ पे जो तुम सेंटर में देख रहे हो जिसके लिए लिखा है यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ये तुम्हारा कॉलम है। जो सेंटर में है ये है तुम्हारा कॉलम, ठीक है। अब कॉलम की बात हो रही है, तो कॉलम के लिए मैंने ऊपर क्या बताया था कि क्रिटिकल सेक्शन कॉलम में मूवमेंट के केस में कहाँ पे आएगा, एट द फेस ऑफ द कॉलम, सब लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे कॉलम के फेस से, इसीलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ यहाँ से कर ली, एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर ली, यहाँ से मेरा फेल हो सकता है। ये मैंने क्या किया अभी वो देखो, वो तुम लोगों को बताता हूँ। एक मैंने अलोंग द विड्थ लिया, ये जो तुम देख पा रहे हो ये अलोंग द मैंने विड्थ लिया है, और ये वाला जो है यहाँ पे ये अलोंग द मैंने लेंथ लिया है, क्योंकि दोनों साइड में से कहीं से भी फेल हो सकता है, ठीक है। तो दोनों साइड से कहीं से फेल हो सकता है, इसीलिए मैंने लिया। अब यहाँ पे फेलियर कैसे होगा, देखो, इसको अगर मैं मान लूं, बिकॉज हॉरिजॉन्टल है तो मैंने इसको एक्स एक्स मान लिया, और ये वर्टिकल है तो इसको मैंने वाई वाई। तो यहाँ पे इन दो एक्सिस के अबाउट मूवमेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मूवमेंट जनरेट हो जाएगा इन दोनों एक्सिस के अबाउट। तो यानी कि जो फेलियर होगा वो इन दोनों मूवमेंट की वजह से फेल होगा, या तो एक्स एक्स की वजह से फेल हो जाए या फिर अपने वाई वाई की वजह से फेल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा अबाउट द एक्स एक्सिस मूवमेंट होगा उसको हम कहेंगे एम यू एक्स, उसको हम कहते हैं एम यू एक्स। और ऐसे ही अबाउट द वाई जो मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा उसको हम कहते हैं एम यू वाई। ये यू का मतलब है यहाँ पे अल्टीमेट, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यू का मतलब यहाँ पे अल्टीमेट। अब मूवमेंट कैसे निकालोगे, उस मूवमेंट को निकालने के लिए तुम लोगों को साइज भी तो पता होना चाहिए एक तरीके से। ये जो यहाँ पे अभी तुम डिस्टेंस देख रहे हो जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है एल माइनस ए अपॉन टू। इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, ये तुम्हारा लीवर आर्म है,
ऐसे ही ये जो डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पे है, ये डिस्टेंस है कैपिटल बी माइनस बी अपॉन 2, ये दूसरा लीवर आर्म है, ठीक है। ये ओवरहैंग है, लीवर आर्म की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे नीचे आता, अब यहाँ पे इस चीज को याद रखना कि ये हमेशा, ये जो डिजाइनिंग होती है ये 1 मीटर स्ट्रिप के लिए होती है, ठीक है ना, 1 मीटर स्ट्रिप के लिए होती है। तो यहाँ पे ओवरहैंग क्या है हमारा, ओवरहैंग देखो एल माइनस ए अपॉन 2 इन वाई डायरेक्शन, ठीक, एल माइनस ए अपॉन 2 इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में हमारा क्या है, एल माइनस बी माइनस बी बाय 2 इन एक्स डायरेक्शन, एक ये हो गया एक्स डायरेक्शन की। ये जो चीज यहाँ पे लिखी है तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है बी माइनस बी बाय 2 इन एक्स डायरेक्शन, लेकिन तुम्हारे दिमाग ध्यान में क्या आएगा कि यहाँ पे जो बी माइनस बी बाय 2 ये लिखा हुआ है, ये तो वाई डायरेक्शन है ना, लेकिन एक्चुअली में है क्या कि ये एक्स एक्सिस से लिए गए हैं और ऐसे ये वाई से लिए गए, तो ये इस तरीके से है, ठीक है, इनकी परपेंडिकुलर वाला है, एक्सिस से डिस्टेंस लिया गया। तो ये हो गया हमारा एल माइनस ए अपॉन 2 इन वाई डायरेक्शन, ऐसे बी माइनस बी अपॉन 2 इन एक्स डायरेक्शन, तो ये ओवरहैंग आ गया। अब यहाँ पे अगर मुझे एम यू एक्स निकालना है तो ये कैसे होगा, डब्ल्यू यू इंटू बी, बी हमारा कितना है, जैसे मैंने बताया 1 मीटर स्ट्रिप के लिए हम डिजाइनिंग करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे वैल्यू ही हम 1 रखेंगे, या फिर अगर एग्जाम में कुछ दे दिया उसने तो वो वैल्यू रख लेंगे, लेकिन 1 रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओवरहैंग का स्क्वायर ये हो जाता है। उसी तरीके से अगर मुझे एम यू वाई निकालना है तो एम यू वाई क्या हो जाएगा मेरा, डब्ल्यू यू इंटू बी इंटू एल माइनस ए स्क्वायर अपॉन एट, ये हो जाता है। अब इस चीज का ध्यान देना, एम यू एक्स में यहाँ पे बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 है, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे मूवमेंट इसके अबाउट कैसे निकलेगा, यहीं से तो तुम परपेंडिकुलर लोगे ना, इस एक्सिस से ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ ना बी माइनस बी बाय 2, ये हुआ तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसीलिए यहाँ पे है ये बी माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ ये तुम्हारा ये, ठीक। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अभी ये हो जाएगा, आई गेस ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है, ठीक है, कंपैरिजन करना है ताकि हमें अपने फर्दर डायमेंशंस पता चल जाए। हमने अभी यहाँ पे एम यू निकाले, ये रहा एम यू, हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक एम और निकालेंगे, किस फॉर्मूले से, क्यूबीडी स्क्वायर फॉर्मूले से। क्यूबीडी स्क्वायर फॉर्मूला कौन सा, ये है एम यू लिमिटिंग, ठीक है। जो भी हमें दिया हुआ होगा उसको हम कंपेयर करवा देंगे इससे। अगर हमारा 415 है तो 0.138 हो जाएगा, अगर 500 है यानी कि एफ 500 अगर हमारे पास में है तो उस केस में हमारे पास में कितना हो जाएगा, 0.133 हो जाएगा एफ सी के बी डी स्क्वायर, और अगर हमारे पास में एफ 250 है तो ये हो जाएगा 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर, जो भी आएगा उससे कंपेयर करवाता है, ठीक है। कंपेयर करवाने के बाद में हम क्या करेंगे, डेप्थ निकालेंगे, फाइंड डेप्थ फ्रॉम टू एंड ऑप्ट फॉर मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि हम दोनों से निकालेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम निकाल करके अपने पास रखेंगे, चूज करेंगे, ठीक। अब हमारा बेंडिंग वाला जो पर्पस था ना, जो चेक इन बेंडिंग था, जो मैंने शुरू में बताया था हम दो ही चीजों में चेक करते हैं, तो बेंडिंग में और एक शेयर में, तो वो हमारा बेंडिंग वाला हो चुका है, अब शेयर में आ जाए। तो शेयर में तुम लोगों के सामने ये, शेयर में जैसे कि मैंने क्या बताया था, शेयर में फेलियर कैसे होता है, ये तुम्हारा यहाँ पे कॉलम डी डिस्टेंस पे फेल होता है, देखो यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे डी डिस्टेंस ये है, यहाँ पे डी डिस्टेंस, आई होप सभी को दिख रहा होगा, ये रहा डी डिस्टेंस, ठीक है। तो तुम्हारा क्रिटिकल सेक्शन है, ये रहा एक्स एक्स, और कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है कॉलम से, ठीक। तो अब यहाँ पे हम वन वे शेयर में चेक करते हैं, ये रहा वन वे शेयर, इसमें चेक करते हैं वन वे शेयर में। तो ये डिस्टेंस हमारे पास में कितना होगा, एज यूजुअल जो हमने कैलकुलेट किया था, एल माइनस ए अपॉन 2। शेयर फोर्स हमें निकालना है, कहाँ पे शेयर फोर्स निकालना है, अभी मैं शेयर फोर्स यहाँ पे निकाल रहा हूँ अपने किस कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे निकाल रहा हूँ। तो जब मैं, सॉरी वाई वाई एक्सिस पे निकाल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तो जब अपने वाई एक्सिस पे मैं अपना शेयर फोर्स निकाल रहा हूँ, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू यू इंटू बी इंटू एल माइनस ए अपॉन 2 माइनस डी, ये डी को मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, ये मुझे यहाँ पे करना है। उसी तरीके से दूसरे डायरेक्शन के लिए, यानी कि अगर मुझे एक्स एक्स डायरेक्शन के लिए निकालना है तो एक्स एक्स डायरेक्शन के लिए भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेम डब्ल्यू यू इंटू बी माइनस बी अपॉन 2 माइनस डी, ये कर दूंगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करने वाले चेक, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे डी निकालेंगे। चेक कैसे करना है, हमें चेक ये करना है कि जो हमारा यहाँ पे वी यू आ रहा है, ठीक है ना, जो हमारे पास में यहाँ पे वी यू आ रहा है, इससे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम टोवी का वैल्यू निकालेंगे।
VU से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे टॉ वी निकालेंगे, जो हमने शेयर वाले चैप्टर में किया था, सेम टू सेम चीजें हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉ वी आ जाएगा। हमें यही चेक करना है कि हमारा जो टॉ वी है दैट शुड बी लेस देन टॉ सी। ठीक है, ये टॉ सी से कम होना चाहिए। ठीक, ये चीज क्लियर है। अब अगर ये चीज हो जाती है, यानी कि ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर ठीक है, ओके एकदम। और अगर नहीं होती, यानी कि अगर टॉ वी हमारा ग्रेटर देन टॉ सी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिडिजाइन करेंगे, हम डी का वैल्यू जो होगा उसको बढ़ा देंगे, ताकि हमारा जो टॉ वी का वैल्यू है वो कम हो जाए। ये सेम टू सेम स्टेप्स चल रहे हैं जो हमने शेयर में पढ़े थे, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, सेम स्टेप्स चल रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे हम यहाँ पे टू वे शेयर में चेक करेंगे। टू वे शेयर को हम पंचिंग शेयर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे टू वे शेयर में चेक करना है, टू वे शेयर को हम पंचिंग शेयर ही बोलते हैं। अब देखो, टू वे शेयर के लिए मैंने क्या बताया था कि जो हमारा फेलियर होगा, यानी कि जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा, वो कहाँ पे होगा, वो होगा D/2 डिस्टेंस पे। मैंने आप लोगों को बताया, देखो यहाँ पे तो D/2 डिस्टेंस पे हमने बनाया। ठीक, अच्छा, और एक चीज और देखो, जैसे मैंने अभी बताया था कि वन वे शेयर में एक ही साइड में फेल होता है और टू वे शेयर में दोनों साइड में फेल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सराउंडेड है, हमारा जो सेक्शन है वो सराउंडेड है। कहने का मतलब है, दिखाता हूँ, ये सपोज हमारा बीच में कॉलम है, यहाँ पे बीच में कॉलम है, हमारा सेक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं D/2 डिस्टेंस पे। ये हमारा सपोज D/2 डिस्टेंस है, ये रहा यहाँ पे D/2 डिस्टेंस। उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा D/2 डिस्टेंस। क्योंकि दोनों साइड में फेल होना है, तो ये D/2 डिस्टेंस पे हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, हमारा क्रिटिकल सेक्शन आ गया। ये रहा। अब ये डिस्टेंस जो है हमारे पास में, ये कितना है, ये हमें निकालना है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा B+D। बी कितना है, यहां से यहां तक, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं कॉलम का डायमेंशन तो B है ना, तो ये तो हो गया हमारा B, यहाँ से यहाँ तक B है ये। ठीक, और ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक ये D है। तो ये जो है हमारे पास, ये हो जाएगा B+D, बिकॉज ये कितना है, ये है D/2। ठीक, ये चीज हो गई। और L और B तो आप लोगों के सामने है, ये रहा यहाँ पे L और ये रहा यहाँ पे आपका B। ठीक, पहली चीज हमने यहाँ पे अच्छे से ही समझ। चलो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो मैंने अभी बताया था कि टू वे शेयर को हम क्या कहते हैं, पंचिंग शेयर भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताता है। ये जो यहाँ पे नेट पंचिंग फोर्स आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये रहा नेट पंचिंग फोर्स इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये प्री में पूछा गया है, ये डायरेक्टली प्री में निकलवाता है आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्री में पूछता है सिर्फ इतने को कि नेट पंचिंग फोर्स आपका कितना होगा। फिर ऐसे ही पंचिंग शेयर की वैल्यू पूछता है, ये जो आपके सामने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये प्री में पूछ लेता डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखो, तो नेट पंचिंग फोर्स हमारा कितना है यहाँ पे, तो पंचिंग फोर्स आप देख रहे हो वो है PU माइनस WU इंटू A+D इंटू B+D। ये आपका हो चुका है कितना, नेट पंचिंग फोर्स। अगर आप लोगों को ध्यान हो, पंचिंग के बारे में मैंने स्लैब में बताया था। क्या होता है पंचिंग, मतलब कॉलम वाला एरिया छोड़ करके बाकी सारे एरिया जो होगा साइड से वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही तो हो रहा है, ये देखो, ये साइड का जितना भी है, इसको मैं थोड़ा सा अभी शेड कर देता हूँ। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारा का सारा फेल हो जाएगा। जो फुटिंग है ये अलग हो जाएगा कॉलम से। इतना हिस्सा जो आप देख पा रहे हो, ये कॉलम से ही अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, वो पंचिंग फोर्स निकाल रहे हैं। तो पंचिंग फोर्स का वैल्यू हमारे पास में कितना होगा, ये रहा PU माइनस WU इंटू A+D इंटू B+D, ये हो जाएगा। ठीक, अब पंचिंग फोर्स है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि पंचिंग शेयर तो आना ही है, पंचिंग शेयर स्ट्रेस तो आना ही है। तो वो पंचिंग शेयर स्ट्रेस आप लोगों के सामने यहाँ पे है, ये रहा पंचिंग शेयर स्ट्रेस। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, पंचिंग फोर्स को डिवाइड कर देंगे। ये हमारे सामने पंचिंग फोर्स है, इस पंचिंग फोर्स को हम डिवाइड करेंगे किससे, एरिया से। वो एरिया हमारे पास में कितना होगा, वो है PU माइनस WU A+D इंटू B+D अपॉन में 2 इंटू A+D प्लस B+D इंटू D। ठीक है, ये चीज है। ये जो आप इतना पार्ट देख रहे हो, ये आपके सामने पेरीमीटर। ठीक है, ये है आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका, ये जो आपका यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन है इसका पेरीमीटर। ये जो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन है,
इसके पैरामीटर हो जाता है, ये जो यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप फॉर्मूले भी सबको बड़े अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गए। चलो अभी आगे देखो, तो यहाँ पे हम अपना क्या निकाल लेंगे, पंचिंग शेयर निकाल लेंगे। और जो हमारा पंचिंग शेयर है, कंडीशन ये है कि हमारा पंचिंग शेयर हमारे टो वी परमिसिबल, जो हमारा परमिसिबल पंचिंग शेयर होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पंचिंग शेयर कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं। पंचिंग शेयर के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है, ये रहा परमिसिबल पंचिंग शेयर का फॉर्मूला, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूछता है, प्रीम पूछ लेता है, ठीक है। तो वो हमारे पास में क्या है, 0.25 एफ सी के इंटू बी, ये जो बी, सॉरी बी कह रहा हूँ, ये बीटा है, ठीक है, ये है बीटा। ऐसे यहाँ पे नीचे है 0.16 एफ सी के बीटा, एक ये है, ये WSM में होता है, ये LSM में होता है। तो ये है हमारी परमिसिबल पंचिंग शियर स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है। अब ये बीटा को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये जो यहाँ पे बीटा है, इसको बीटा को कैलकुलेट करने का तरीका है ये आप लोगों के सामने। बीटा होता है आपका एक कांस्टेंट, तो ये होता है 0.5 प्लस बी अपॉन ए, एंड ये जो बीटा का वैल्यू है ये आपके 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये बी अपॉन ए क्या है, जो यहाँ पे आप बी अपॉन ए देख रहे हो, ये बी और ए, ये आपके कॉलम के डायमेंशन, कॉलम डायमेंशन है ये, जिसमें ऊपर जो आप देख रहे हो, यानी कि जो बी को आप देख रहे हो, ये आपका शॉर्ट साइड है, और ये जो नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका लॉन्ग साइड, ये दो। चलो अब देखो आप, उसके बाद में हमारे पास में क्या है, अफेक्टिव डेप्थ में निकालनी है। अफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, वो मैक्सिमम होगा किसका, जो हमने अभी भी निकाली है। देखो कहाँ कहाँ निकाली हमने इफेक्टिव डेप्थ, याद करो। एक तो हमने बेंडिंग मोमेंट में निकाली, एक हमने वन वे शेयर में निकाल ली, एक हमने टू वे शेयर में निकाली। तो यहाँ पे हमारा इफेक्टिव डेप्थ इन तीनों का मैक्सिमम लिया जाएगा। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर देंगे, और जो भी हम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे वो भी हमारा क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, विद इन द परमिसिबल लिमिट्स होना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे डिजाइनिंग के स्टेप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फुटिंग का डिजाइनिंग के स्टेप्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। एक यहाँ पे छोटी सी चीज रह गई है, रेनफोर्समेंट के बारे में। नेक्स्ट स्टेप समझ लो उसको। हमने यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया ये ना। अब इसका डिटेलिंग हमें कैसे करना है, क्योंकि हमें रेनफोर्समेंट डिटेलिंग कैसे करना है वो देखो। तो ये हमारा यहाँ पे लास्ट स्टेप है। तो रेनफोर्स डिटेलिंग का बेसिकली मतलब क्या है मेरा, कि रेनफोर्समेंट जो हम दे रहे हैं तो वो किस तरीके से दी जाएंगे, यानी कि स्पेसिंग वगैरह क्या होगा। पहले तो यहाँ पे ये समझो कि अगर आपका यहाँ पे ये विड्थ है इस तरीके से, ठीक है, और ये आपका लेंथ, यानी कि लॉन्गर साइड है ये। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बी को यहाँ पे सेंटर में लेके आओ, इस तरीके से लेकर के आओ कि आपके साइड में ना इक्वल स्पेसिंग बचे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बी होना चाहिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस सेंट्रल पोर्शन को हम कहते हैं सेंट्रल बैंड, और ये जो बाहर वाला पार्ट आप लोग देख पा रहे हो, इसको हम कहते हैं आउटर बैंड, जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम कहते हैं आउटर बैंड। ऐसे इधर जो है इसको भी हम कहते हैं आउटर बैंड, ये हो जाता है आउटर। अब यहाँ पे रेनफोर्समेंट देखो कैसे दिया है। तो रेनफोर्समेंट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, एनटी इक्वल्स टू एनसी इक्वल्स टू एनटी 2 अपॉन 1 प्लस एल अपॉन बी, ये फॉर्मूला हमारे पास में। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, अगर मैं एनसी की बात यहाँ पे करूं तो वो है टोटल नंबर ऑफ बार्स, टोटल नंबर ऑफ बार्स अलोंग शॉर्टर साइड के साइड में, अलोंग शॉर्टर साइड। ऐसे अगर मैं एनटी की बात करूं तो वो है हमारी नंबर ऑफ बार्स अलोंग शॉर्टर साइड, अलोंग शॉर्टर साइड इन सेंट्रल बैंड। ये सेंट्रल बैंड में, सेंट्रल बैंड का मतलब यहाँ पे, यहाँ,
ठीक है, तो ये चीज है, बस ये हमारा यहाँ पे रहता है। और इस चीज को याद रखना, जैसे मैंने बताया था कि जो है ये एएसटी मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए, परमिसिबल होना चाहिए विद इन द लिमिट्स, शुड नॉट बी लेस देन एएसटी, इस बात का एएसटी मिनिमम ऑफ स्लैब। बिकॉज यहाँ पे जो हम यहाँ पे डिजाइनिंग कर रहे हैं, वन वे शेयर, टू वे शेयर, ये चीज कहाँ पे आई थी, स्लैब में आई थी ना, तो ये यहाँ पे एएसटी मिनिमम होगा स्लैब वाला, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में, वो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है, कैलकुलेट करना है मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर जो हमें सॉइल लगा रही है, ठीक है? किस पे लगा रही है, फुटिंग पे लगा रही है, जिसका एरिया कितना 3x4 मीटर। अब उसने कहा है जो हमारी फुटिंग है वो एक्सियल लोड ले रही है कितना, 2000 किलोमीटर मीटर, सॉरी किलोमीटर का, ठीक। तो उसने पूछा है, और मूवमेंट ले रही है कितना, 400 किलोमीटर मीटर मूवमेंट पे ले रही है, शॉर्टर साइड पे ले रही है, ठीक। तो उसने पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर कितना होगा, मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर हमें यहाँ पे उसने पूछा है कि कितना होगा। देखो इसको कैसे किया जाए, यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहा है एक्सियल लोड, ठीक है, वो कितना है 2000 किलोमीटर, क्लियर एकदम। दूसरा आ रहा है यहाँ पे मूवमेंट, और वो कितना है 400 किलो न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब पता है क्या यहाँ पे, क्योंकि उसने क्या पूछ लिया, मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर पूछ लिया। तो ये तुम लोग अगर ध्यान आ रहा हो, ये सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम वाला केस नहीं हो गया, जिसके लिए फॉर्मूला था तुम्हारा क्या, पी अपॉन ए प्लस माइनस, यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, ध्यान है किसी को, सॉम का कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला ध्यान है, यहाँ पे था हमारे पास में एम अपॉन जेड पी, या फिर एम अपॉन जेड कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला था सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम का। तो यहाँ पे पी अपॉन ए तुम्हारे लिए कितना हो जाएगा, पी है 2000, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 into 4 प्लस माइनस, यहाँ पे तुम्हारे पास में मूवमेंट कितना है 400, ठीक है। अब अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो z लिखा है क्या होगा, ये z यहाँ पे हो जाएगा, z जो है वो होगा आई अपॉन, ये जो चीज अब यहाँ पे नीचे आएगी ना, ठीक है, यहाँ पे तुम क्या लेते हो, y लेते हो, ये y का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, हाफ वैल्यू होगा, है ना, रेक्टेंगल है, हाफ वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हाफ वैल्यू तुम कौन सा लोगे, शॉर्टर साइड से कह रहा है ना, तो शॉर्टर साइड को अगर तुम्हें ऐसे लो, तो शॉर्टर साइड के हिसाब से लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, यही तो लेते हो उस तरीके से, एक तरीके से न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये y तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, हाफ लोगे इसको तुम, y/2, 4/2। तो यहाँ पे i ये रहा, 4/2 ऊपर चला जाएगा, i हमारे पास में कितना हो जाएगा, BD³/12। फॉर्मूला क्या है, यही है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, b तुम्हारे पास में 3 4³ अपॉन 12। अब जब तुम इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो देखो तुम्हारे पास में ये कितना आ जा रहा है, 12 जाएगा ऊपर, 2000 अपॉन 3 into 4 प्लस माइनस 4000 into 4 into 12 अपॉन में 3 into 4³ into 2। इसको कैंसिल आउट करो, 4, ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही बचेगा, तो यानी कि 400/8। ठीक, तो ये टोटल मेरे पास में आ रहा है, इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, सिग्मा मैक्स मेरे पास में यहाँ आ जाएगा 216.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऐसे ही सिग्मा मिनिमम मेरे पास में यहाँ आ जाएगा 116.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दो वैल्यूज यहाँ पे मेरे पास में आ रही है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यही था बस हमारा क्वेश्चन।